तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। और मैं डायरेक्ट एपिसोड 6 से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है एपिसोड 5 तक पूरे ब्रह्मांड ने अब तक देख लिया है और इस समय तक एपिसोड 5 तक एनिमेशन भी इसका बन चुका है जो कि काफी ज्यादा ऑसम है। और अगर आपको एपिसोड 5 से आगे की एक्सप्लेनेशन इस तरह से चाहिए कि आप जितना हो सके उस एक्सप्लेनेशन को एनिमे की तरह फील कर सको, तो ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है। तो खैर एपिसोड 5 के लास्ट में एनिमे में हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू होता है और उसके साथ एक डी क्लास का एडवेंचरर होता है। इन दोनों को ही बाकी के एडवेंचरर्स धोखा दे देते हैं और एक बड़े से मॉन्स्टर के रूम के अंदर फंसा के चले जाते हैं, ये सोच के कि ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा कमजोर हैं। और वैसे भी जो जिनवू होता है उसका लेवल सबसे ज्यादा कम होता है, यानी कि वो ई क्लास लेवल का एडवेंचरर होता है। लेकिन जिनवू के साथ जो एपिसोड 2 में हादसा हुआ था उस वजह से जिनवू की जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई होती है और वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा होता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिनवू बड़ी सी मकड़ी के सामने खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, भले ही अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे इस मॉन्स्टर के सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए। इंस्टेंट डंजन में जो मैं सांप वाले मॉन्स्टर से मिला था वो एक ई रैंक के एडवेंचरर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक था। शायद वो एक डी रैंक से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर था और जो शहर में गोलम मॉन्स्टर आया था वो भी डी रैंक के आसपास का ही था। अगर मैं उन सारे मॉन्स्टर से इस वाले मॉन्स्टर का कंपैरिजन करूं तो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। शायद मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो हो ही गया हूँ कि इस जैसे सी रैंक के बॉस से मुझे डर ना लगे। अभी मेरा लेवल 18 है और अभी मेरे सामने सी रैंक बॉस है, यानी कि इसके पास मेरी दुगनी ताकत है। और वहीं जो बड़ी सी मकड़ी होती है जिनवू की तरफ तेजी से भाग के आ रही होती है और जिनवू भी बहुत ही स्पीड में जाता है इस मकड़ी की तरफ और इसके ऊपर से इस मकड़ी के ऊपर काफी सारे अटैक्स मार देता है। अभी जिनवू के चाकू में इस मकड़ी का हरा खून लगता है जिसको देख के जिनवू अपने मन में कहता है, क्या मेरे हमले इसके ऊपर असर कर रहे हैं? लगता है उस सांप की चमड़ी से बना यह हथियार काफी ज्यादा अच्छा है। और जिनवू हवा से जमीन में लैंड करता है और अपने मन में कहता है, असली शिकार तो अब शुरू होता है। वहीं जिनवू के साथ का जो डी रैंक का हंटर होता है ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है। खास तौर पे वो इसलिए ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जिनवू उससे ज्यादा कमजोर है अगर रैंक की बात करें तो, लेकिन जिनवू की पावर रैंक के हिसाब से नहीं चलती है और ये बात इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं पता। अभी जिनवू इस मकड़ी के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है बहुत ही स्पीड के साथ और ये दूसरा हंटर हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये एक ई रैंक का हंटर है? वहीं दूसरी तरफ ये मकड़ी जिनवू के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रही होती है और जिनवू जैसे तैसे इन अटैक्स से बच रहा होता है और साथ ही साथ में इस मकड़ी के ऊपर काफी सारे अटैक्स भी मार रहा होता है और अपने मन में कहता है, इसकी खाल काफी ज्यादा मोटी है, अगर मुझे इसे अपने हथियार से चोट पहुंचानी है तो मुझे इसके ऊपर एक गहरा घाव करना पड़ेगा। तभी ये मकड़ी जिनवू के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करती है लेकिन जिनवू उस अटैक को डॉज कर लेता है और खुद से कहता है, इस मकड़ी का कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। एक मकड़ी के पास 8 पैर होते हैं जिनकी मदद से एक मकड़ी किसी भी डायरेक्शन में आसानी से अटैक कर सकती है। इसका एक एक अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसके बिल्कुल पास जाना होगा और इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। और जिनवू लगातार इस मकड़ी के ऊपर बस अटैक करे ही जा रहा होता है लेकिन क्योंकि ये मकड़ी सी रैंक की बॉस होती है इसलिए इस मकड़ी को डैमेज तो पहुंच रहा होता है लेकिन इतना भी डैमेज नहीं पहुंच रहा होता है कि जिस वजह से ये हार जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिनवू लगातार इसके ऊपर अटैक्स करे जा रहा होता है और दूसरा हंटर ये सब कुछ देख के हैरान होकर कहता है, आखिर ये इंसान क्या चीज है? गिल्ड में जो इसकी रैंक है वो तो ई रैंक है लेकिन जिस तरह की ये मूवमेंट्स कर रहा है इस तरह की मूवमेंट्स कोई ई रैंक का हंटर नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक फॉल्स रैंकर है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एक ई रैंक का हंटर हो। मैंने सुना था कई बार कुछ ऐसे हंटर्स भी होते हैं जो अपनी मैजिकल पावर्स को दूसरों से छुपा लेते हैं और वो चाहे तो अपनी मैजिकल पावर्स को कम करके अपनी रैंक को बहुत कम दिखा सकते हैं। वो लोग जो जानबूझ के अपनी पावर्स को कम करके लो रैंक के हंटर बनते हैं उनको कहते हैं फॉल्स रैंकर। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है, दिक्कत ये है जो फॉल्स रैंकर होते हैं मैंने सुना है वो पूरी तरह से साइको होते हैं जो किसी भी इंसान की जान सिर्फ मजे के लिए लेते हैं। और यही सारी बातें सोच के इस हंटर की जिनवू को देख के भी फट रही होती है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि जिनवू इसको भी जान से मार डालेगा बट जिनवू एक फॉल्स रैंकर नहीं होता। अभी हम देखते हैं जिनवू बहुत ही स्पीड में इस मकड़ी के ऊपर अटैक्स करे जा रहा होता है और इस मकड़ी को थोड़ा डैमेज भी पहुंचा होता है और इतनी स्पीड में अटैक करने की वजह से जो जिनवू होता है उसकी सांसें अभी फूल रही होती है। और वहीं जो दूसरा हंटर होता है अभी काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है और डर के मारे खुद से बोल रहा होता है, फादर आखिर मैंने यहाँ पे आने के लिए बोला ही क्यों था? और वहीं जिनवू अपने खास चाकू से इस मकड़ी के साथ अभी फाइट करे जा रहा होता है। जिनवू उस मकड़ी के ऊपर अपने चाकू से काफी सारे अटैक्स करते हुए खुद से कहता है, इस बॉस के साथ फाइट करते हुए मुझे कितना समय हो चुका होगा? करीब 5 मिनट नहीं क्या 10 मिनट? शिट, मेरा स्टैमिना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मैंने अब तक
इस मकड़ी को ज्यादा डैमेज भी नहीं पहुंचाया है। मैं जितना ज्यादा थकता जाऊंगा मेरी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। मैं इस लड़ाई को और ज्यादा लंबा नहीं चला पाऊंगा। ये फाइट जीतने का मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे इस चाकू की स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। और यार जो स्पेशल एबिलिटी इस चाकू की होती है उनका नाम होता है पैरालाइज और ब्लीड। पैरालाइज वाली एबिलिटी से कोई भी दुश्मन पैरालाइज हो जाता है अगर वो ज्यादा ताकतवर नहीं है तो। और ब्लीड एबिलिटी से जो दुश्मन होता है वो हर एक सेकंड अपनी 1% हेल्थ गंवाता रहता है। और ये दोनों एबिलिटीज एक्टिवेट करने के लिए दुश्मन के ऊपर ये अटैक ठीक से पड़ना चाहिए, यानी कि ये चाकू ठीक से पड़ना चाहिए। इसीलिए जिन्हू अपने मन में कहता है मुझे इस मकड़ी के कमजोर हिस्से में अटैक करना होगा। किसी भी लिविंग क्रिएचर का सर उसका एक कमजोर हिस्सा माना जाता है और सर के ऊपर भी जो सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा होता है वो होती है आंखें। अभी जिन्हू भागते भागते ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये मकड़ी हरे रंग का जहर जिन्हू के ऊपर फेंक देती है। बट जिन्हू अपनी फुर्ती दिखाते हुए इस अटैक से बच जाता है। जिन्हू कहता है क्या एसिड? ये मकड़ी अब तक अपने इस अटैक को छुपा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं और ज्यादा देर तक अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्दी से हराना होगा। ठीक है, मुझे इसके पास जाने के लिए और ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। मुझे अपनी पूरी स्पीड के साथ इसके पास जाना होगा। और जिन्हू अपनी स्प्रिंट स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से उसकी मूवमेंट स्पीड 30% तक बढ़ जाती है। और जिन्हू बहुत ही स्पीड में मकड़ी की तरफ जा रहा होता है और दूसरा हंटर ये देख के कहता है उसने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली। इसके बाद जिन्हू इस मकड़ी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है और जिन्हू के चाकू की पैरालाइज स्किल एक्टिवेट भी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये मकड़ी काफी ज्यादा ताकतवर होती है इसलिए वो स्किल उसी समय कैंसिल भी हो जाती है, यानी कि मकड़ी के ऊपर चाकू की एबिलिटी का कोई भी असर नहीं होता। जिन्हू इस मकड़ी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करते हुए खुद से कहता है जितना जल्दी हो सके मैं ये खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई खतरनाक सा अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। और वही जो जिन्हू की थकान का लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और इसका मतलब है कि जिन्हू की स्पीड इसी के साथ धीरे धीरे कम होती रहेगी। बट जिन्हू फिर भी अपनी सांसों को संभालता हुआ इस मकड़ी के ऊपर बस अटैक करे ही जा रहा होता है। जिन्हू ने अभी अपनी पूरी जान लगा दी होती है और दूसरा वाला हंटर बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अगर ये इस मकड़ी के ऊपर इसी तरह से अटैक करता रहा तो ये जल्दी ही थक जाएगा। आखिर अब ये क्या करने वाला है। इसके बाद जिन्हू एक जगह पे रुक के हाँफ ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये मकड़ी जिन्हू के ऊपर एक अटैक करती है। लेकिन जिन्हू इस अटैक को डॉज करते हुए मकड़ी की तरफ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन ये मकड़ी बहुत ही स्पीड में जिन्हू के ऊपर एक और अटैक करती है जिससे जिन्हू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिन्हू की थकान का लेवल अब 70 पहुंच चुका होता है और उसके पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती इस मकड़ी से लड़ने की। मकड़ी से अटैक खाने के बाद जो जिन्हू होता है अपनी जगह से हिलने की भी हालत में नहीं होता और ये मकड़ी जिन्हू के ऊपर एक और अटैक मारने वाली होती है जिससे जिन्हू बस मरने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही जिन्हू को याद आता है कि इस डंजन में आने से पहले उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया था क्योंकि उसने अपने डेली टास्क पूरे कर लिए होते हैं जिसकी वजह से उसे एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, लेकिन वो रिवॉर्ड उसने उस वक्त नहीं लिया था। जिन्हू के पास 3 ऑप्शन होते हैं रिवॉर्ड्स लेने के और उनमें से एक होता है जिसमें जिन्हू के सारे स्टेटस रिकवर हो सकते हैं, यानी कि उसकी थकान, चोटें सब कुछ रिकवर हो जाएंगी। और जैसे ये मकड़ी जिन्हू के ऊपर अटैक मारने वाली होती है जिन्हू उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे वो दोबारा से तरोताजा हो जाता है और उछल के अटैक करता है मकड़ी की आंखों में। ये हिट मकड़ी के काफी ज्यादा गहरा पड़ा होता है जिस वजह से पैरालाइज स्किल एक्टिवेट हो जाती है, साथ ही साथ में ब्लीड स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। और जिन्हू लगातार इस मकड़ी के ऊपर बस अटैक करे ही जा रहा होता है और देखते ही देखते काफी सारे अटैक्स की बारिश करने के बाद ये मकड़ी फाइनली जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुकी होती है, यानी कि मर चुकी होती है। साथ ही साथ में जिन्हू के 3 लेवल भी बढ़ चुके होते हैं जिसका मतलब कि अब उसे कुछ पॉइंट्स भी मिले होंगे जिनको वो अपने अटैक्स और स्पीड में लगा सकता है उनको बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी और स्किल को बढ़ा सकता है। इस मकड़ी को हराने के बाद जिन्हू अपने मन में कहता है चलो अच्छा है डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड मैंने उस वक्त नहीं लिया था। अगर मैंने उस वक्त रिवॉर्ड ले लिया होता तो मुझे नहीं पता कि अभी मेरे साथ यहाँ पे क्या होता। और वही जो दूसरा हंटर होता है ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर जाता है और खुद से कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने अकेले ही उस बॉस को हरा दिया। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ये बंदा एक फॉल्स रैंकर है। ये हंटर अभी जिन्हू को बिल्कुल गलत नजरों से देख रहा होता है और वहीं जिन्हू इस मकड़ी के अंदर के कीमती स्टोन को निकाल रहा होता है ताकि वो उसको बेच के पैसे कमा सके। इसके बाद जो दूसरा हंटर होता है जिन्हू को बहुत ही अजीब तरीके से कहता है सर, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपने मैजिक क्रिस्टल को इस बैग में रख सकते हो, इन बैग्स को मैं उठा लूंगा। जिन्हू अपने मन में कहता है
क्या सर? आखिर ये मुझे सर क्यों बोल रहा है? ये हंटर जिन्वू को पानी देते हुए कहता है, सर आपको प्यास लगी होगी है ना, ये लो पानी पी लो। अरे सारे के सारे इक्विपमेंट्स इन बैग के अंदर ही पड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो माना क्रिस्टल है मैं उनको तोड़ना शुरू कर देता हूँ। असल में अब तक यहाँ पे जिन्वू के अलावा जितने भी हंटर्स थे वो सारे के सारे जिन्वू को कोई बच्चा समझ रहे थे, कोई बेवकूफ समझ रहे थे, क्योंकि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर है और असल में जिन्वू का काम यहाँ पे सिर्फ बैग उठाना ही था। बट क्योंकि जिन्वू को बाकी के हंटर्स ने धोखा दे दिया होता है, इसलिए जिन्वू को इस मकड़ी से लड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। जिन्वू अभी दूसरे हंटर को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसे क्या हुआ, ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? लगता है मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए मेरा शुक्रगुजार है। इतने में ही जो बाकी के हंटर्स होते हैं जिन्होंने जिन्वू लोगों को यहाँ पे बंद करा होता है, वो इस जगह के ब्लॉक्ड रास्ते में एक ब्लास्ट करके वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, इस सोच में कि अब तक मकड़ी ने जिन्वू लोगों को मार दिया होगा और ये लोग सारे के सारे क्रिस्टल यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन जैसे ये 8 हंटर्स यहाँ पे आते हैं तो ये देखते हैं कि जिन्वू और उसके साथ का बंदा अब तक जिंदा है और ये आपस में कहते हैं, क्या ये लोग अब तक जिंदा हैं? क्या इस डंजन का बॉस मर चुका है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या इस डंजन के बॉस को इन दोनों ने ही मारा है? क्या ये मकड़ी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी एक नंबर की बेवकूफ थी? जिन्वू के अलावा यहाँ पे जो दूसरा हंटर होता है, बाकी के हंटर्स उसको देख के कहते हैं, उस बंदे के पास जैसे इक्विपमेंट्स है, उनसे ऐसा लगता है कि शायद इसने ही उस बॉस को हराया होगा। और आपको बता दूं, जो बाकी के हंटर्स हैं उनकी रैंक जिन्वू और दूसरे बंदे से ज्यादा है। अभी एक हंटर जिन्वू के साथ के बंदे को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, योजिन मैं तुम्हें कम समझ रहा था। योजिन के साथ जो दूसरा ई रैंक का हंटर है, इसके कोई भी चांस नहीं है कि उसने कोई भी मदद करी हो इस बॉस को हराने में। जरूर योजिन ने अकेले ही उस मकड़ी को हराया होगा। मुझे नहीं पता इस बंदे के पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें क्या खास एबिलिटीज हैं, लेकिन इस बंदे को दुश्मन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम हो सकता है। बाकी ये जो 8 हंटर्स होते हैं आपस में कहते हैं, होंग अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है, ऑफ कोर्स हमें उनको हराना होगा। और भाई लोग आपको बता दूं, यहाँ मानवा में जो जिन्वू के साथ बंदा है उसका नाम है यू जिन हो, तो इसलिए अब मैं इसे यू जिन हो ही बोलूंगा, क्योंकि मानवा और एनिमेशन में कभी कभी नाम अलग हो जाते हैं। अभी जो बाकी के हंटर्स का लीडर होता है वो कहता है, यू जिन हो मैंने तेरे बारे में छानबीन करी, क्योंकि तेरे इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे लग रहे थे और मुझे पता चला तू एक महान इंसान का बेटा है। तू चेयरमैन यू मियोंग हान का बेटा है, जो कि यूजिन आर्किटेक्चर्स के मालिक है। क्यों, मैंने सही कहा ना? यू जिन हो कहता है, हाँ तो इसमें क्या है? दूसरा बंदा कहता है, मैं सोच रहा था तू किसी अमीर खानदान से होगा और असल में ये सच भी हुआ। मुझे तेरे बाप से किसी बारे में बात करनी है, इसीलिए मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। संग जिन्वू को जान से मार दे। संग जिन्वू को जान से मार के हमारे साथ मिल जा। अगर तू चाहता है कि तू मरे ना तो तेरे पास एक यही रास्ता है। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तुम दोनों ही यहाँ पे मरने वाले हो। क्या हुआ, तू इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है? किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ डंजन के अंदर क्या हुआ था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तू एक मामूली से ई रैंक के हंटर को मारने से डर रहा है। असल में यार जो बाकी के हंटर्स होते हैं उनको गलत फहमी हो रही होती है। वो जिन्वू को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मकड़ी को यू जिन हो ने मारा है। बट यूजिन हो को तो सारी बातें पता होती हैं, क्योंकि जिन्वू ने इस मकड़ी को उसी के सामने मारा था। इसलिए यूजिन हो जिन्वू को कहता है, सर आखिर मैं क्या? इसके बाद जिन्वू कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे पता था ऐसा हो सकता है कि तुम सब मुझे धोखा दे सकते हो, क्योंकि मैं तुम में से सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, है ना? लेकिन यूजिन हो को यहाँ पे अपनी जान नहीं देनी होती, इसलिए वो फटाफट से जिन्वू की साइड आ जाता है और ऐसे दिखा रहा होता है जैसे वो जिन्वू के साथ है, उसको धोखा नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे जिन्वू के साथ रहना ही ज्यादा बेटर है। बाकी के हंटर्स का लीडर ये देख के कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? तो उसकी साइड रह के हमसे फाइट करना चाहता है? दूसरा बंदा कहता है, डोंगसुक आखिर हमें क्या करना चाहिए? डोंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, जिन्हो एक अमीर परिवार से है, इसको मारना बेकार होगा। डोंगसुक कहता है, हम सबसे पहले कमजोर वाले को मारेंगे। ओए तुम दोनों, क्या आज से पहले तुमने किसी इंसान को मारा है? और ये सारे के सारे हंटर्स बढ़ रहे होते हैं जिन्वू लोगों की तरफ। इतने में ही जिन्वू के सिस्टम से उसे मैसेज आता है, जिसमें उसे एक इमरजेंसी टास्क मिलता है और उस टास्क में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारा काम है इन लोगों को जान से मारना। तुम्हें टोटल यहाँ पे 8 लोगों को जान से मारना है और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी और पेनल्टी के तौर पे तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर जिन्वू ने इन सबको नहीं मारा तो जिन्वू का सिस्टम उसकी दिल की धड़कनें बंद कर देगा। और ये टास्क देख के जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी इंसान को कभी भी नहीं मारा और वो ऐसा इंसान है भी नहीं जिसको दूसरे इंसानों को जान से मारने में मजा आए। बट अब उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता और जिन्वू अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है?
सिस्टम ने अचानक से मुझे टास्क दे दिया। लेकिन इतने में ही जो बाकी के 8 हंटर्स होते हैं उनमें से एक बंदा जिनवू के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जिनवू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये हंटर्स यो जिनहो को कहते हैं। यो जिनहो, उसकी चिंता मत करो, वो मर चुका है और हमारे साथ आ जाओ तुम। यो जिनहो कहता है तुम सब के सब हत्यारे हो। और वहीं जो जिनवू होता है अभी पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों, आखिर मैं ये क्यों भूल गया कि ऐसी जगहों में बस इसी चीज के ऊपर फोकस करा जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होता है ऐसी जगहों में बस वही जिंदा रहता है। हाँ, अब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अब तक मेरी सोच पूरी तरह से गलत थी। मैं कई बार डंजन्स के अंदर गया हूँ और वहाँ पे अपनी लिमिट से ज्यादा काम करने की वजह से मैं जख्मी हुआ हूँ। उसके बाद मुझे हील करा गया और उसके बाद मैं दोबारा से डंजन के अंदर चला जाता हूँ। मैं हमेशा से ही सोचता था कि डंजन एक सुरक्षित जगह है, क्योंकि मुझे सही टाइम में हीलिंग मिल जाती थी। अभी मेरे अंदर का सिस्टम मुझे फोर्स कर रहा है मेरे सामने जो लोग हैं उनको मारने के लिए। अगर मुझे खुद नहीं मरना है तो मुझे इन लोगों को मारना होगा। अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो क्या ये एक अजीब बात नहीं होगी? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सिस्टम मुझे इन्हें मारने के लिए बोल रहा है, क्योंकि सिस्टम मुझे ताकतवर बनाना चाहता है। अभी जो जिनवू के अटैक पड़ा होता है उस वजह से जो जिनवू की एचपी होती है वो पूरी की पूरी आधी हो चुकी होती है, यानी कि 2600 से सिर्फ 1300 रह गई होती है। और जिनवू अभी वापस से अपनी जगह में उठ जाता है और बाकी के हंटर्स जिनवू को देख के बोल रहे होते हैं क्या वो बंदा अब भी जिंदा है? लेकिन जिनवू अभी अपने ही ख्यालों में होता है और अपने मन में कहता है मैं इस तरह से ताकतवर नहीं बन सकता। मैंने ये देखा है, सिस्टम चाहता है कि मैं ताकतवर हो जाऊं। बहुत बढ़िया, तो फैसला हो गया। सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल करूंगा। अभी जिस बंदे ग्यूहान ने जिनवू के ऊपर अटैक करा होता है उसको एक बंदा कहता है ग्यूहान, आखिर तुम्हारी स्किल को क्या हो गया? ये बंदा तो मरा ही नहीं। दूसरा बंदा कहता है इतनी शर्मनाक बात है, तुम एक ई रैंक के हंटर को भी नहीं मार पाए। इन बंदों का लीडर कहता है ग्यूहान, तुम्हें उसके ऊपर सीरियसली अटैक करना चाहिए था। ग्यूहान कहता है हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन ग्यूहान अपने मन में बोल रहा होता है लेकिन मैंने तो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करा था। मैंने उस अटैक के ऊपर काफी सारी मैजिकल एनर्जी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा जिंदा कैसे है? क्या मेरा निशाना गलत था? और वहीं जो जिनवू होता है इन सब की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके अंदर से अब इंसानों को मारने की हेजिटेशन भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी खुद की जान अभी यहाँ पे दाव पे लगी होती है। इसलिए जिनवू अभी कहता है तुम लोग लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो, तो क्या तुम अब इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? बाकी हंटर्स कहते हैं आखिर ये हरामजादा बोल क्या रहा है? इसके बाद जिनवू सीरियस होकर कहता है मैं बोल रहा हूँ अगर तुम लोग हंटर्स हो तो तुम्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि कोई तुम्हें हंट ना कर दे। तभी जो ये बाकी के हंटर्स होते हैं इनमें से एक बंदा स्टाइल में कहता है सर, इसको मैं देखता हूँ। और ये बंदा जिनवू के पास जाके उसके कंधे में हाथ रख देता है और कहता है बच्चे, लगता है तुझे नहीं पता कि तू अभी कैसी सिचुएशन में है। लेकिन जिनवू पलक झपकते ही इस बंदे की मुंडी धड़ से अलग कर देता है, जो देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और जिनवू के चेहरे पे इस बंदे के खून के छींटे गिरते हैं और जिनवू कहता है एक पूरा हो गया। बाकी के हंटर्स हैरान होके बोल रहे होते हैं जुंटे, नहीं, उस हरामजादे ने ये कैसे करा? आखिर उसके पास चाकू कैसे आया? वहीं जो इन बंदों का लीडर होता है वो खुद से बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुंटे ने सावधानी नहीं बरती, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक डी रैंक का हंटर था। आखिर एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? और जिनवू अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैंने एक इंसान को जान से मार दिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा, लेकिन इस बात से ये सच नहीं बदल जाएगा कि मैंने किसी की जान ले ली है। लेकिन अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मैं यहाँ पे खुद मर जाऊंगा। अब मैं सच्चाई से और ज्यादा नहीं भाग सकता और सच ये है कि सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है। और जिनवू को याद आ रहा होता है जब वो पिछले डंजन में अपने कुछ साथियों के साथ गया था तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे, क्योंकि वो सारे के सारे काफी ज्यादा कमजोर थे। और उसी वाले डंजन में जिनवू को अपनी नई पावर्स मिली थी। जिनवू अभी पूरी तरह से तैयार होता है उसके सामने जो बंदे होते हैं उनको मारने के लिए। हंटर्स का लीडर अभी अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि जुंटे कैसे मारा गया, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतना। ग्यूहान, इसके ऊपर एक और अटैक करो। और ग्यूहान जैसे ही जिनवू के ऊपर अटैक करता है, जिनवू उस अटैक से बच के सीधा ग्यूहान के पास आता है और कहता है तेरे इस मैजिक से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ग्यूहान को पलक झपकते ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिससे कि यहाँ चारों तरफ खून ही खून बिखर गया होता है। इतने में ही दो और बंदे आते हैं जिनवू की तरफ और कहते हैं साले हरामजादे। और जैसे इनमें से एक बंदा जिनवू के ऊपर अटैक करता है, जिनवू उस अटैक को डॉच करके इस बंदे की गर्दन में चाकू मार देता है। तभी दूसरा बंदा जिनवू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिनवू इस बंदे का हाथ पकड़ के इसके पेट में चाकू मार देता है। इतने में ही एक दूसरा बंदा जिनवू के ऊपर काफी सारे
अटैक्स कर देता है और पागलों की तरह बोल रहा होता है, आखिर एक ई रैंक का बंदा इस तरह से मूव कैसे कर रहा है, मेरा एक भी अटैक इसको नहीं लग रहा है, ये काफी ज्यादा फास्ट है। जिन्हू इस बंदे के ऊपर अटैक मारते हुए कहता है, अगर तुम लोग शिकारी हो तो शिकार करने की कोशिश करो, वैसे भी जो शिकारी होता है वो शिकार बनने के लिए ही होता है। और जिन्हू इस बंदे के ऊपर अपने चाकू से अटैक कर देता है और साथ ही साथ में पैरालाइज स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और इस स्किल की वजह से अभी ये बंदा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता और बस एक जगह पे खड़ा होकर चिल्लाया जा रहा होता है। तभी दूसरा बंदा डरते डरते कहता है, मैजिक, क्या वो मैजिक है? वो साला हरामजादा, उसने आखिर उसके साथ क्या करा? वहीं योजिनहो खुद से बोल रहा होता है, ताकतवर, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब ये डंजन बॉस के साथ लड़ रहा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है अभी। और वहीं पे यहाँ जितने भी बंदे होते हैं जिन्हू ने उन सब के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इन सब के ऊपर पैरालाइज और ब्लीड स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिस वजह से ये लोग मिनट से पहले यहाँ पे निपट जाते हैं। और अब सिर्फ बचा होता है यहाँ पे इन हंटर्स का बॉस। और इन हंटर्स का जो बॉस होता है ये होता है एक सी रैंक का हंटर। और सी रैंक के हंटर काफी ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। ये बंदा जैसे ही देखता है कि इसके साथ के बंदे निपट चुके हैं, ये बंदा डरते हुए कहता है, क्या एक ही झटके में मेरे साथ के सारे बंदों को मार दिया? साले हरामजादे, तू अब तक अपनी स्किल्स छुपा रहा था। क्या वो तू ही था जिसने डंजन बॉस को मारा है? मैंने सोचा नहीं था मेरे सारे साथ के बंदे इस तरह से मर जाएंगे, लेकिन अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि सारे सी रैंक के हंटर्स एक लेवल पे नहीं होते हैं। एम्पावर। और ये बंदा अपने चारों ओर एक लाल पावर का ऑरा ला जाता है, जिससे ऑब्वियसली इस बंदे की हर चीज इंप्रूव हो चुकी होती है। और सीधा भागता हुआ आता है जिन्हू के ऊपर अटैक करने के लिए और अपने मन में बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन डंजन बॉस से फाइट करने के बाद और मेरे 7 बंदों को मारने के बाद ये जरूर थक चुका होगा। ये ऐसी थकी हुई हालत में एक चाकू चला के मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकता है। एक हंटर की स्पेशलिटी होती है उसकी फुर्ती और उसकी काबिलियत। इसके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि ये मुझे हरा पाए। जिस पल ये मेरे ऊपर अटैक करेगा ये उसी पल हार जाएगा। इतने में ही जिन्हू इसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपने हाथ से इसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, लीडर डोंगसुक, तू ताकतवर है लेकिन तू ये नहीं जानता मैं लगातार ताकतवर होता जा रहा हूँ। और जिन्हू इस बंदे का मुंह पकड़ के इसको जमीन में चिपका देता है। डोंगसुक की तलवार भी उसके हाथ से छूट चुकी होती है और वो खांसते खांसते अपने मन में कहता है, आखिर अभी क्या हुआ? क्या उसने अभी अभी मुझे जमीन में पटक दिया? ये बंदा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक ई रैंकर है। क्या इसका मतलब ये है कि ये एक फॉल्स रैंकर है? डोंगसुक जिन्हू को कहता है, रुको, मुझे जान से मत मारो, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यहाँ पे जितने भी माना क्रिस्टल है और जितने भी मैजिक क्रिस्टल है वो सारे के सारे तुम ले सकते हो। जिन्हू कहता है, तू ऐसे इंसान से माफी मांगने की कोशिश कर रहा है जिसको तूने 3 बार मारने की कोशिश करी। डोंगसुक कहता है, रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम बच जाओगे? जिन्हू कहता है, तूने ही कहा था ना किसी को पता नहीं चलता कि डंजन के अंदर क्या होता है। इतने में ही डोंगसुक चिल्ला के कहता है, हरामजादे, तुझे पता भी है मेरा छोटा भाई। लेकिन इतने में ही डोंगसुक का सर हवा में लहरा रहा होता है। इस बंदे का सर उड़ाने के बाद जिन्हू अपने मन में कहता है, मेरे कपड़े दोबारा से गंदे हो गए और ये कपड़ों का साइज अब मेरे ऊपर फिट नहीं आ रहा है, लगता है मुझे नए कपड़े खरीदने होंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो योजिन्हो होता है उसकी फटके 4 होती है, ये सोच के कि अब अगला नंबर मरने का उसका ही है। लेकिन जिन्हू के सिस्टम ने योजिन्हो को मारने के लिए नहीं कहा था, इसलिए अभी योजिन्हो की जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं ये जो पूरा डंजन होता है कांपने लगता है। इसके बाद जिन्हू कहता है, इस डंजन का बॉस हार चुका है इसलिए ये डंजन अब बंद हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। और यार अभी जो जिन्हू को इमरजेंसी टास्क मिला था यानी कि 8 बंदों को जान से मारने का टास्क, अभी वो पूरा करने के लिए जिन्हू को एक रिवॉर्ड मिलता है। जिन्हू के पास 3 चॉइस होती है, इनमें से जिन्हू एक चुन सकता है रिवॉर्ड के तौर पे। पहला पूरा का पूरा रिकवर हो जाना, दूसरा 10 एक्सपीरियंस पॉइंट जिनसे वो अपनी कोई भी स्किल बढ़ा सकता है, और तीसरा एक ब्लड लस्ट नाम की नई स्किल। अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप ये सोचना कि आप इन तीनों में से कौन सी स्किल लेते। तो खैर जो रिवॉर्ड यहाँ पे जिन्हू ने चुना होता है वो होता है ब्लड लस्ट स्किल। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, और हम देखते हैं वॉशिंगटन यूएसए का सीन, जहाँ पे एक बंदा सो के अपने बिस्तर से उठता है और कहता है, एक और कमाल की सुबह, आखिर अभी कोरिया में क्या टाइम हो रहा होगा? क्या मैंने कोई बुरा सपना देखा? आखिर मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? और यार क्योंकि इस बंदे की आंखों से आंसू आ रहे हैं इसलिए मुझे लगता है ये बंदा उसी हंटर का छोटा भाई है जिसको जिन्हू ने जान से मारा था। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं इसके आगे सोलो लेवलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। देखो वैसे सोलो लेवलिंग को पहले काफी सारे लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से एक्सप्लेन करने की जिससे आप स्टोरी को पूरी तरह से फील कर पाओ। बाकी अगर किसी को
सिर्फ स्टोरी जाननी है तो वो खुद मांगा पढ़ के भी कर सकता है। तो खैर, अगर इस वीडियो के ऊपर आपका सपोर्ट रहा तभी मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा, और बाकी अपने चैनल पे जो मैनेजर की मानवा चल रही है वो चलती रहेगी। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।